Now the class is going to be recorded, and remember that in today's class we are talking about whom? We are talking about William Wordsworth. And I have gone in my previous lecture yesterday in evening session. I told you about whom? I just told you about William Wordsworth. He was born in 1770, Cockermouth, डाइड इन 1850। ये दो डेट आपको जरूरी है ध्यान में रखना। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया था कि उनका जो फादर हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, एंड यू विल कम टू नो जो उनकी माँ हैं एनी कुक्सन। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, एंड सम अदर नेम्स यू हैव टू गो, जिसमें उनकी लाइफ में एसटी कॉलेज का रोल, उनकी लाइफ में डोरोथी वर्ड्सवर्थ का रोल, और खुद यू विल कम टू नो कि एनी वैलोट व्हेन ही वाज ऑन द टूर ऑफ फ्रांस ही फेल इन लव विद अ लेडी एनी वैलोट। सो ये जो नाम है ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो 1790 में जो है कॉन्टिनेंटल टूर पर गए थे, फ्रांस में गए, स्विट्जरलैंड गए, और उसके बाद जो है परहैप्स आई आल्सो मेंशन जर्मनी का नाम। वहां पर उन्होंने माउंटेनियरिंग किया। एक जगह आप्स करके एक माउंटेन है, ALPS, आप्स माउंटेन पर उन्होंने माउंटेनियरिंग का काम किया। आई आल्सो टोल्ड यू कि उनका जो लिटरेरी एक्टिविटी है वह बहुत पहले से शुरू हो जाता है, और कैसे ग्रामर स्कूल हार्कशीट उन्होंने ज्वाइन किया, फिर कैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने ली। बट यू विल कम टू नो कि डूइंग ही वाज गेटिंग एजुकेशन, बट ड्यूरिंग दीज डेज ही आल्सो स्टार्टेड टू कंपोज पोएम्स। इसी समय उन्होंने पोएम को भी कंपोज करना शुरू कर दिया था। इन माय प्रीवियस लेक्चर मीन्स not yesterday, but yesterday before a day, I have gone. I told you कि what the basic characteristics do you find in the poetry of that man. So especially in today's class, you will come to know कि how his literary career is divided, in what way his literary career is divided, and what are the important places. Just as you have to remember the about Rydal Mount, you have to remember. You also went with he died in 1850, and he got what he got laureateship in 1843 after the death of Robert Sade. You also came to know about the prelude, that is the semi autobiographical, and we also here conversated with you कि जो ये सेक्शन है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल में भी थोड़ा सा वो था। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रील्यूड, तो इन द प्रील्यूड देयर इज व्हाट, इन द प्रील्यूड देयर इज अबाउट सोसाइटी, मैन एंड नेचर। तीन लोगों के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड सोसाइटी, हाउ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, इन व्हाट वे दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। So these things you come to know. Other points which I discussed with you कि ये जो किताब थी 1805 में, ये चीजें रिटन फॉर्म में आती है, बट इन 1850 इट पब्लिश्ड। और जब इस पर इन्होंने काम करना शुरू किया था 1799 में, परहैप्स इन्होंने काम करना शुरू किया, और उसमें उस समय उन्होंने इसका जो टाइटल दिया था कि पोएम्स ऑफ कॉलेज करके, उसको इस तरह से वो चाहते थे इसका इसका शुरुआत करना। लेकिन यू विल कम टू नो कि बाद में उसका नाम द प्रील्यूड, देन यू विल कम टू नो कि 1805 में लिखा गया, लेकिन तब तक पब्लिश नहीं हुआ जब तक कि वो मर नहीं गए। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? पास्थुमस वर्क। इट मीन्स दैट इट पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट मैन, एंड अनडाउटली अ वेरी वेल नोन एपिक है, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, इन विच ही टेल्स अबाउट हिज school days, his childhood days, and when he became young, what other things he did. That is the thing. लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उन्होंने अपनी लाइफ को वहां पे रखा, इसीलिए इसके साथ वर्ड आया सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। नॉट लाइक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन बाई महात्मा गांधी, नॉट लाइक कमला दास का माई स्टोरी, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसके जैसा किया, बट उन्होंने अपने आप को, सोसाइटी को, नेचर को, ऑल दीज थिंग्स ही पुट देयर, रिटन इन ब्लैंक वर्ड। उनकी मौत के बाद उनकी वाइफ ने उसको पब्लिश कराया,
तो व्हाट आई वांट टू से कि ये एक इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपसे शेयर किया, और उसमें तमाम चीजें आती हैं। एंड यू आल्सो कम टू नो कि वो एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने खासकर एक नई इमेज हमारे सामने प्रेजेंट की, नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एज गाइड, गार्डियन, केयर टेकर, उन सब चीजों को वी विल डिस्कस टुडे इन मॉर्निंग सेशन एंड इन द इवनिंग सेशन। बट व्हाट द थिंग्स, जो कल का सेक्शन था वह बायोग्राफिकल सेक्शन था उनका, वह उनका एक जर्नी था, और आज हम लोग उनका लिटरेरी करियर के बारे में बात करेंगे। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक स्पेशली दिस मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या क्या चीजें यू हैव टेकन, यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन योर माइंड। और उनके लाइफ में कौन कौन से लोग आए थे, यू हैव टू गो विद दोस पॉइंट्स आल्सो, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट वाइट बोर्ड, और उसमें एक एक पॉइंट मैं आपको लिख पाऊंगा। तो रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के, तो आज की जो क्लास है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जर्नी है, उस पार्टिकुलर जर्नी को लेकर के हम बात करेंगे। एंड रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट कि दैट मैन, तो जो उनका जो पोइटिक करियर था, स्पेशली हिज पोइटिक करियर, वी विल टॉक अबाउट हिज पोइटिक करियर। So when we talk about his poetic career, then what comes to Poetic, poetic career, CAREER। तो when we talk about poetic career, तो सबसे पहला चीज कि उनके पोएटिक करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। हिज पोएटिक career is divided, divided four periods into 4 पीरियड। सबसे जो पहला पीरियड है वह क्या कहा गया है, अर्ली और इमेच्योर पीरियड। अर्ली और इमेच्योर पीरियड, अर्ली और इमेच्योर पीरियड। ये जो पीरियड है अर्ली और इमेच्योर पीरियड, यू विल कम टू नो ये 1788 से लेकर के 1793 तक है, 1793 तक। अर्ली और इमेच्योर पीरियड फ्रॉम 1788 टू 1793। इस पीरियड में क्या क्या चीजें आई है, बस आपको वो चीजें लिखना है। कि पहले पीरियड को क्या कहा कि उनके लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले पीरियड को अर्ली और इमेच्योर पीरियड कहा गया, और इस पीरियड में कौन कौन से उनके वर्क आए हुए हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। उसमें जो रहा है सबसे पहला पोयम, द वैली ऑफ इथावेट, जो अनपब्लिश थी, कल भी मैंने लिखवाया था, द वैली, VALLEY, द वैली ऑफ इस्थावेट, ESTHAWAITE, द वैली ऑफ इस्थावेट। दूसरा है एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक, एन इवनिंग वॉक। तीसरा है तीसरा है डिस्क्रिप्टिव स्केच, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्केच, DSCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव स्केच। जो डिस्क्रिप्टिव स्केच, तो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा चीज उनका वर्क रहा है, जो हमें ध्यान में रखना है कि उन्होंने क्या क्या किया और उनकी कौन कौन सी पोयम आई है। तो जो इवनिंग वॉक आई है ये 1793 में आई है, और
एक आपका डिस्क्रिप्टिव स्केच भी 1793 में आई है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि उनकी पहली जो पोयम है द वैली ऑफ ईस्था वेट, दिस पार्टिकुलर ये जो पोयम द वैली ऑफ ईस्था वेट रहा है, यह पोयम जो है पब्लिश नहीं हो पाई थी। उन्होंने लिखा तो दैट, बट दैट वाज दैट डिडंट पब्लिश। तो ये नहीं कहा जा सकता ये इनकी पहली पोयम रही है, जब उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, हो सकता है मैन्युस्क्रिप्ट रहा हो, but if it never published, so we can't say कि it's the first poem, but you have to remember the valley of Esthabet। अगर कभी ये चीज आता है कि उनकी पहली पोयम कौन सी रही है, तो दैट इज एन इवनिंग वॉक, जो 1793 में आती है। और डिस्क्रिप्टिव स्केच, और ये जो पोयम रही है, ये दोनों पोयम जो है स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है, और उसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो हीरोइक कपलेट को। तो मैंने पहले भी बताया था कि रोमांटिक एज में आप ये देखेंगे कि जो असर है वो एलिजाबेथन लिटरेचर का बहुत असर है, थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंजा फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शुरू में एक दबाव जरूर आपको देखने को मिलेगा कि ये भी हीरोइक कपलेट से बच नहीं पाए हैं। क्यों? चूंकि अभी जिस दौर से वो निकल रहे हैं, वहां पे हीरोइक कपलेट को इतना आइडियल बना दिया गया था, इतना वो कर दिया गया था कि यू कांट से एनीथिंग। तो यू विल कम टू नो, यहाँ पे नोट करके हमें लिखने की जरूरत है। और नोट करके क्या लिखने की जरूरत है कि these poems are written in Spenserian stanza, these poems have Spenserian stanza, Spenserian, Spenserian stanza, and written in heroic couplet। तो यू विल कम टू नो कि यह स्पेंसरियन स्टैंजा में रहा है, और किसमें लिखा गया? हीरोइक कपलेट में लिखा गया। तो यह एक अदर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो पार्टिकुलर थिंग आपको फॉलो करना है कि फर्स्ट जो इनका अपना रहा है इन अर्ली और इमेच्योर पीरियड, उसमें क्या क्या काम उन्होंने किया। तो मैं अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फर्स्ट या इमेच्योर पीरियड 1788 से 1793, तीन पोयम आपको ध्यान में रखना है। और वह कौन सा पोयम है? द वैली ऑफ एस्था वेट एंड इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच। पहली कभी पब्लिश नहीं हुई। दूसरा जो इवनिंग वॉक है, डिस्क्रिप्टिव स्केच है, इट केम इन 1793, और ये सब स्पेंसरियन स्टैंजा में है, और हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि इनका पहला पोइटिक वॉल्यूम क्या था, एन इवनिंग वॉक तो केवल एक पोयम रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्केच एक इनका पोइटिक वॉल्यूम रहा है। तो रिमेंबर दैट कि दूसरा जो पॉइंट आपको इसी में लिखना, नोट करवा करके जो है कि डिस्क्रिप्टिव स्केच वॉज हिज फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम, DESCRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव स्केच was his first poetic volume। डिस्क्रिप्टिव स्केच उनका पहला पोएटिक वॉल्यूम रहा, ये आपको ध्यान में रखना। दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू, that is the second period, that is the period of gloom, that is the second period, the period of the period of gloom। दिस द पीरियड ऑफ ग्लूम, यू विल कम टू नो कि इसका जो टाइमिंग रहा है 1794 से, दिस इज 94, 1794 से 1797, दिस इज द सेकेंड पीरियड। ये पूरा का पूरा आपका सेकेंड पीरियड है, जहां पे आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड पीरियड का क्या नाम है? द पीरियड ऑफ ग्लूम, जो इसका डेट है 1794 से 1797। एंड दिस पीरियड, जो ये पीरियड है, इस पीरियड को पीरियड ऑफ ग्लूम एंड सारो कहा गया, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, एक अनस्टेबल लाइफ जो है
ये वहाँ यहाँ वहाँ जर्नी पर, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। इसी दरमियान आप देखेंगे कि उनका अपना यात्रा उसके पहले 1790 में, 91 में कहाँ कहाँ पे होती है। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल आल्सो कम टू नो कि वहां पर आप देखेंगे। ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में दो इंपॉर्टेंट पोयम आपको देखने को मिलेगी। एक पोयम है गिल्ट एंड सारो, और दूसरा एक उनका क्लोजेट ड्रामा द बार्डस। एक पोयम इस पीरियड में, एक उनका पोयम है गिल्ट, GUILT, गिल्ट एंड सारो, SORROW। और दूसरा उनका गिल्ट और सारो पोयम है, दूसरा उनका है बार्डस क्लोजेट ड्रामा, CLOSET, क्लोजेट ड्रामा, DRAMA। सो रिमेंबर दैट कि ये जो दो चीजें रही हैं, गिल्ट एंड सारो, और दूसरा आपका क्या है, क्लोजेट ड्रामा, दैट इज द बार्डस। तो द बार्डस तो कई बार पूछा जा चुका है कि हु हैज रिटेन द बार्डस, इट वाज रिटन बाय whom, it was written by that man। So these things we have to take, these things we have to remember कि it was the second period, the period of gloom। और दूसरा जो नेक्स्ट पीरियड है, that is the third period, that was the glorious decade। The next period was the glorious, RIOUS, the glorious डिकेड, DECADE। इसका जो टाइमिंग रहा है द ग्लोरियस डिकेड का, 1798 से 1807, 1798 से 1807। तो दिस वाज द थर्ड पीरियड, द ग्लोरियस डिकेड। और आप ये देखेंगे कि ये जो ग्लोरियस डिकेड रहा है, इस पार्टिकुलर टाइम में वर्ड्सवर्थ के बेहतरीन पोयम्स आते हैं, उनके अपने बेहतरीन पोयम्स आते हैं, जिसमें लिरिकल बैलड है, द प्रील्यूड है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, ओड टू ड्यूटी है, माइकल है, लूसी पोयम्स है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इस पीरियड में जो जो पोयम्स आई है, एक तो लिरिकल बैलेट्स, BALLADS। दूसरा आपको जो ध्यान में रखना है, द प्रील्यूड। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, ओड ऑन द इंटीमेशन। ये पूछा जा चुका है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये पूछा जा चुका है। ओड ऑन द, ये किस में आता है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। और अगर कभी ये पूछा जाता है कि टिंटन अबे कब आया हुआ था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टिंटन अबे है वो भी इसी में आएगा, क्योंकि लिरिकल बैलाड जब यहाँ पे आ रहा है तो लिरिकल बैलाड में ही टिंटन अबे शामिल किया गया है। तो मैं उसे भी अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। उनकी बेहतरीन पोयम्स इस 1798 के बाद ही आती है, और इसी समय में टिंटन अबे, TINTERN, टिंटन अबे, दिस आर हिज वेल नोन पोएम्स। तो हर चीजें हमें पता होना चाहिए किसमें, किस किस में आया हुआ। ओ टू ड्यूटी, माइकल, MICHAEL, लूसी पोएम्स, you will come to know Lucy poems, POEMS, लूसी पोयम। सो दीज थिंग्स यू विल गेट कि ये सारी की सारी चीजें रही है, या ये सारी चीजें आई है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारी पॉइंट्स या ये सारी चीजें आती हैं। इनका जो लास्ट पीरियड रहा है, दैट वाज द पीरियड ऑफ व्हाट, की लास्ट पीरियड इनका बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता। चौथा पीरियड था, उसको द पीरियड ऑफ डिक्लाइन कहा गया। लास्ट पीरियड को द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, that was the last period, the period of PERIOD, the period of decline, DECLINE। जो ये द पीरियड ऑफ डिक्लाइन रहा है, ये 1800
1808 से लेकर 1850 तक रहा है। द पीरियड ऑफ डिक्लाइन यू विल कम टू नो 1808 से लेकर 1850 तक रहा है। इसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे उनकी पोएटिक क्रिएटिविटी ग्रेजुअली और स्लोली इट इज अबाउट टू डिक्लाइन, कैसे वो खत्म होने वाली, इस सब चीजों को जो है उन्होंने बताया। और 1817 के बाद उन्होंने कुछ और पोएम्स, नैरेटिव पोएम्स वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो भी उनका अपना टाइम रहा है, जो एक ग्लोरियस पीरियड रहा है या जो ग्लोरियस डिकेड रहा है, वो कब से कब तक, 1798 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक। तो ज्यादातर जो ग्रेट पोएम्स आई है वो कब आई हुई है, वो जो है इसी समय आई हुई है। सो दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेम्बर। अब जो है बार बार ये चीजें बताना नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे और इसके पहले मैंने लिरिकल बैलड पे बात किया था, लेकिन मैं लिरिकल बैलड पे बता दूं कि लिरिकल बैलड का 4 टाइम पब्लिश हुआ। तो मैं एक हेडिंग यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट लिरिकल बैलड, BALLADS। यू विल कम टू नो कि ये जो लिरिकल बैलड्स है, इसका सबसे पहला जो पोइटिक वॉल्यूम है 1798, दूसरा 1800, तीसरा 1802 में, और एक और आया हुआ था दैट वाज 1805, 1805 में। 1798 में पहला वॉल्यूम आता है जिसमें 23 पोएम्स आती है। 19 जो है आपके वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 कॉलेज ने लिखा था। और उसमें से आपको ये भी पता है कि कॉलेज की एक इम्पोर्टेंट पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और वर्ड्सवर्थ की एक इम्पोर्टेंट पोएम टिंटन अबे, उसको उसमें रखा गया था, उसका बिगिनिंग और कंक्लूडिंग पोएम के रूप में रहा है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि 1800 क्यों फेमस रहा, 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड के लिए फेमस रहा। और जो 1802 है, वो जब 1802 में इसका अपना जो एडिशन आता है वो अमेरिका में भी पब्लिश होता है, और वो एडिशन जो है इंग्लैंड से ज्यादा अमेरिका में पॉपुलर हुआ था। तो मैं अभी इसको लिखवा दे रहा हूँ। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1805 में भी उसका एडिशन कुछ पोयम्स जोड़ करके, कुछ और चीजें उसमें जोड़ करके आता रहा है। तो रिमेम्बर दैट कि एक नोट करके आपको यहाँ पे लिखना है कि NOT नोट करके, इन 1802, in 1802 the edition of lyrical ballad, EDITION, the edition of lyrical ballad BALLAD became more popular in America rather than England। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड की तुलना में जो अमेरिका में आया हुआ था वह ज्यादा पॉपुलर बना था। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू फॉलो, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर रिगार्डिंग हिज वर्क, उसके उनके वर्क्स को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट, और वर्ड्स इसको लेके हमने और भी आपसे बात किया था कि उनका अपना क्या क्या पोयम है। तो अब ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट वॉल्यूम में जो 23 पोयम्स है उसका नाम लिखवाएं, या सेकेंड वॉल्यूम में, या इस तरह से जो चीजें आई हुई है। आई डोंट थिंक कि दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एक चीज ये जरूर है जो ध्यान में रखना है कि पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, एक उनका 1807 में आया था, उसमें से कुछ पोयम्स रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। एक उनका पोएटिक वॉल्यूम आया था, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, VOLUMES, poems in 2 volumes. It came in 1807। 1807 में आया। और ये जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम जो 1807 में आया, यू विल कम टू नो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है या जो चीजें रही हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, कौन कौन से पोयम था,
उसका एक लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। पहला एक इसमें जो पोयम आया है वो है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन, RESOLUTION, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और लीच गेदरर, इसी का नाम क्या था, लीच गेदरर भी। और लीच गेदरर, GATGATHERER, और लीच गेदरर। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गेदरर। तो ये चीज रहा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है द डैफोडिल। द डैफोडिल, DAFFODILS, द डैफोडिल। तीसरा है इसी से रिलेटेड द रेनबो। आप देखेंगे कि दोज पोएम्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड इधर इन यूजी और पीजी, दे ऑल पब्लिश्ड इन दिस पोएटिक वॉल्यूम, अ वेरी फेमस पोएटिक वॉल्यूम। नेक्स्ट है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट है ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ immortality। Ode on the intimations of immortality। नेक्स्ट है Ode to duty। Ode to duty। नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट है द एलिजाइक स्टैंजा। द एलिजाइक स्टैंजा, ELEGIAC, द एलिजाइक स्टैंजा। नेक्स्ट है composed upon Westminster Bridge। composed upon Westminster Bridge। Westminster Bridge, BRIDGE। नेक्स्ट है लंदन 1802। लंदन 1802। लास्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो दीज पोयम्स केम, ये सारी पोयम्स रही हैं जो आई हुई है, जहां पे हमें आपको इसको देखना है कि हाँ दीज वर द रिमार्केबल पोयम्स उसमें। इसके अलावा देयर आर सम अदर पोयम्स आल्सो जो लिरिकल बैलाड का जो पहला वॉल्यूम 1798 में है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पोयम्स रही है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोयम्स आपका लिरिकल बैलाड जो सेकेंड वॉल्यूम रहा है उसमें भी रही है। तो मैं जो है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। एक तो सबसे पहला नेक्स्ट नेक्स्ट पोएटिक वॉल्यूम जो है दैट इज लिरिकल बैलड। सब तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट है जो ज्यादातर पूछी जाती है, ताकि ये पता रहे कि इसी में आता है लिरिकल बैलड 1798। यू विल कम टू नो कि ये जो 1798 में जो आया हुआ है लिरिकल बैलड में, उसमें कॉलेज का तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर रहा ही है, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं करना है। लेकिन इनका एक पोयम है
VR7 करके। VR7। दूसरा एक है टिंटन अवे। VR7 टिंटन अवे। नेक्स्ट है और जो एक उनका जो नेक्स्ट पोयम है दैट इज द लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस। लाइन्स रिटन एट अ डिस्टेंस, एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस। नेक्स्ट है लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस, एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। नेक्स्ट है साइमन ली। यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स कि ये चीजें उसमें रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी पोयम्स हैं। द थॉर्न। नेक्स्ट है द इडियट बॉय। द टेबल टर्न्ड। द टेबल टर्न्ड। ओल्ड मैन ट्रेवलिंग। ओल्ड मैन ट्रेवलिंग। तो यू विल कम टू नो कि इतनी सारी इनका रहा है उसमें पोयम में। गिव मी 2 मिनट्स, हम 2 मिनट में आपको जो है, अभी आप लोग ऑनलाइन ही रहिएगा, अभी हम आपको बता। एक ब्रेक के बाद किताब का नाम है। हम्म, किताब का नाम है ब्रेक के बाद। बड़ी घाटा है हल्का कहूंगी काम से पहचान कर सज्जू बोल रहे थे हम। वो क्या सुना गया सोच। टाइप में गाड़ी है, शेयर कर दिया। 9 बजने में 8 मिनट। ज्ञान ज्ञान।
जी, आवाज मेरी जा रही है? या ये तो मैंने जो लिरिकल बैलेट का बताया था, जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें कौन कौन सी पोयम थी। अब हम लोग लिरिकल बैलेट का जो सेकंड एडिशन है उस पर हम लोग बात करेंगे। एटीन हंड्रेड में इसमें कौन कौन सी पोयम आई है? एक जो पोयम इसमें जो रही है, माइकल, जो इम्पोर्टेंट रही है। दूसरा है लूसी ग्रे। तीसरा है थ्री इयर्स शी ग्रीव। थ्री इयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शार, या इसी का आर करके एजुकेशन ऑफ नेचर। ये टाइटल प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने दिया था, एजुकेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है शी ड्वेल्ट, डी डब्ल्यू ई एल टी, शी ड्वेल्ट among the untrodden ways, among the untrodden ways। नेक्स्ट, द रून्ड कॉटेज। नेक्स्ट, a slumber did my spirit seal, a slumber did my spirit, RIT, my spirit seal। इतना सारा चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आई विल टेक ओनली 3 or 4 minutes, that is critics on Wordsworth। क्रिटिक्स ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। एक क्रिटिक है मार्ली, MARLEY। मार्ली ने कहा कि वर्ड्सवर्थ वाज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ was a worshipper
ऑफ नेचर। ये बात किसने कही? ये मार्ली ने कही है। सेकेंड पॉइंट, टेनिसन ने कहा है, TENNYSON, टेनिसन ने कहा ही अटर्ड नथिंग, ही अटर्ड नथिंग, NOTHING। शेली ने कहा कि ही वॉज मॉरल यनक। शेली ने उनके लिए जो वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया है? मॉरल यनक। चौथा, शेली और बायरन दोनों लोगों ने एक, SHELLEY, शेली एंड बायरन, इन लोगों ने उनके लिए जो वर्ड यूज किया, दोनों लोगों ने सेम वर्ड यूज किया, सिंपल एंड डल। कि वर्ड्सवर्थ जो सिंपल और डल थे, सिंपल एंड डल। उनके कंटेम्प्रेरी ने, जो खासकर यंग जनरेशन का था, आप इसी से देख सकते हैं कितना गैप रहा ओल्ड और यंग जनरेशन में। जो यंग जनरेशन के लोग थे वो बहुत ज्यादा वर्ड्सवर्थ को बहुत बड़ा पोएट नहीं मानते थे। एक क्रिटिक है पांचवा, जॉन क्रो रैंसम, जॉन क्रो, CROW, जॉन क्रो रैंसम। जॉन क्रो रैंसम ने कहा कि वन ऑफ द जाइंट, RANSOM, वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। पीबी शेली ने कहा, दोबारा उनका आता है, पीबी शेली ने उनके बारे में, पीबी शेली ने कहा कि वैंडरिंग स्पिरिट, उनके लिए वर्ड यूज किया। वाइंडिंग स्पिरिट। लॉवेल एंड, LOWELL, लॉवेल एंड, लॉवेल एंड, क्या लॉवेल ने कहा वर्ड्सवर्थ के लिए कि द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। WJ लॉन्ग ने कहा ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, W.J. लॉन्ग, ग्रेट पोएट ऑफ नेचर, ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। एक और जो है, हाँ एक चीज जो उस दिन जो है आदिल सही कह रहे थे कि उनको जो है स्विनबर्न ने कहा है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, स्विनबर्न ने उनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर।
अर्नोल्ड ने कहा है, अर्नोल्ड ने कहा है, क्या कहा है अर्नोल्ड ने? उनको ये कहा है कि चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अर्नोल्ड ने एक और बात कही है कि उनका अपना कोई स्टाइल नहीं था, उनकी स्टाइल को लेकर के उन्होंने कहा है, he had no marked style, he had no marked style, marked style, he had no marked style of his own, of his own, he had no marked style of his own। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये ही हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, उनका अपना कोई स्टाइल नहीं है। तो इन दिस वे आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट, इन दिस वे आई टोल्ड यू अबाउट क्रिटिक्स ऑन दिस मैन। और कल से जो है हम लोग जो बात करेंगे उनकी पोयम को लेकर के बात करेंगे, उनके वर्क को। तो इन टुडेज सेक्शन आई हैव गॉन विद लिटरेरी करियर एंड क्रिटिक, दो चीजों को मैंने कवर किया है। और शाम को हम लोग जो बात करेंगे वो वर्ड्सवर्थ को ही लेके बात करेंगे, और वर्ड्सवर्थ में जो उनका वर्क है, उनकी पोइट्री, उस पर आएंगे। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू कंक्लूड इट। जी कोमल जी, गुड मॉर्निंग जी। जी जी, मैं, हाँ, दो तीन बार मैंने कहा पूछा था। तो वो जो आपने भेजा हुआ है वो किसका, कहाँ से था? एडवर्ड एल्बर्ट का था? तो हाँ, तो सही है, बिल्कुल 100% सही। नो 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 डाउट। अगर एडवर्ड, उसको 1803 से 1813 कर लीजिएगा, एडवर्ड एल्बर्ट का है। जहां पे मैंने 1803 बताया था वहां 1813। जी कृष्णा जी, ये कोई वो नहीं, लिटरेरी करियर को उनका कोई वो नहीं आया, ये एक जनरल चीजें है कि उसको इस तरह से जैसे अभी आपका। नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यू जे लॉन्ग नहीं बेटा, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू जे लॉन्ग में ये जो चीजें होता है, जैसे डॉक्टर डाउडन जो आए थे, डॉक्टर डाउडन एक जो क्रिटिक उन्होंने उसको किया। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू जे लॉन्ग से पहले जो है जो हिस्ट्री लिखा गया उसमें ये बातें नहीं कही गई है। ये जो डब्ल्यू जे लॉन्ग का मामला है या एडवर्ड एल्बर्ट का मामला है या इस तरह के जो डिवीजन होते हैं, यह एक उनके वर्क के आधार पर, उसको कोई पार्टिकुलर को आप नहीं कह सकते। अगर डब्ल्यू जे लॉन्ग में की किताब में मिला तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यू जे लॉन्ग ने डिवाइड किया और हिस्टोरियन ने नहीं डिवाइड किया, ये बात तो एडवर्ड एल्बर्ट में भी मिलेगी। ये बात ये हाँ, तो शेक्सपियर को लेकर के, शेक्सपियर का वर्क इतना वास्ट था कि उनको वर्क को लेकर के डॉक्टर डाउडन का एक नाम आ जाता है कि उन्होंने उसको वो काम किया। लेकिन इस पे जब हिस्ट्री लिखा जाता है तो हिस्ट्री में राइटर की वर्क को सुविधा के अनुसार जो है बहुत सारे लोग उसमें, आप वही मैंने कहा ना कि इसमें किसी एक को आप क्रेडिट नहीं दे सकते कि फला आदमी है जो इसको ऐसा डिवाइड किया। अब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो पता चली मैं उसमें एक दो साल आगे बढ़ गया, कोई और डिवाइड कर वो 2 साल आगे बढ़ गया। यह एक तरह का जो है क्या है कि अनोनिमस है, जो यूनानिमस सर्वसम्मति से सभी ने उसको कर लिया। तो यू कांट गिव क्रेडिट एनी पार्टिकुलर वन। उसके साथ किस पोएटिक वॉल्यूम जिसमें कई पोएम शामिल होती है, पोएटिक वॉल्यूम। वो मैंने प्रोफेसर पालग्रेव का जो लिखे मैंने बात बताया था, वो जो बात बताया था, एजुकेशन ऑफ नेचर जो उनका टाइटल है वो दिया गया था। 3 years शी ग्रीव सन एंड शार्प।